वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीजर प्रोग्रामिंग पूरी होने के बाद में हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इजी सा सिंपल सा टॉपिक है, जो है ब्रांच एंड बाउंड मेथड। ठीक है, इसकी थ्योरी में ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं। ग्राफिकल मेथड का यूज़ है सॉल्व द गिवन एलपीपी इग्नोरिंग द इंटीजर वैल्यूड कंस्ट्रेंट। कैसे जो भी अपने को एलपीपी गिवन होगी उसको हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के बाद में हम अपनी गिवन एलपीपी को दो सब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2 में डिवाइड कर लेंगे और इन दोनों को फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद वापस से थ्योरी पे आएंगे। ठीक है, ये देखिए ब्रांच एंड बाउंड मेथड का आपकी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नंबर 10 ले रही हूँ मैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 10 ले रही हूँ। मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 12 एंड 4x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 4। x1 x2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इंटीजर्स। तो आपकी ये IPP ही है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब आप देखिए कैसे करते हैं। ये LPP ये वाला जो प्रोसीजर है ये आपका बहुत आसान है कंपैरेटिवली लास्ट IPP से, और बहुत छोटा सा है, तो हम इस मेथड को एक क्लास से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है इसे, और ग्राफिकल मेथड आप सभी ने अच्छे से बहुत पढ़ा हुआ है और उसमें कुछ इजी है, नथिंग बिग डील। ठीक है, सपोज सी z maximize z is equals to x1 plus 2x2 subject to the restrictions x1 plus 2x2 is less than equal to 12 and this is the second restriction and both must be integer। सबसे पहले हम क्या करेंगे, solve the given LPP ignoring the integrability। अभी एक बार इंटीजर्स के कंस्ट्रेंट्स को हम साइड में रखते हुए गिवन प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड में आपको पता है पहले क्या करते हैं, जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको, इनइक्वलिटीज़ को इग्नोर करते हुए इक्वेशन मान करके इनको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे इसको x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 12 मानेंगे, 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 14 मानेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब लिखने की नहीं है कि ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट अपन एक्सिस के साथ कैसे निकालते हैं, ये आपका रफ वर्क है बहुत थोड़ा सा। पुट x1 इक्वल टू 0, जैसे x1 0 रखोगे x2 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ फिर x2 को 0 रख दो तो x1 इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो ये आपकी 6 और 12 वाली लाइन ड्रॉ कर दोगे। सिमिलरली इसके लिए करोगे, x1 को 0 पुट करोगे पहले, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 14/3। तो ये रहा आपका 0 14/3 वाला पॉइंट। ठीक है, और सिमिलरली फिर x2 को 0 रखोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 14/4। ठीक है, तो ये रहा आपका 14/4 यानी कि 7/2 वाला पॉइंट, और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे। ये भी लेस देन इक्वेशन है, ये भी लेस देन इक्वेशन है। ठीक है, दोनों जब लेस देन है तो जो फिजिबल एरिया है वो आपका ये शेडेड एरिया हो जाएगा, और फिजिबल रीजन है जो ये OA B वाला हो जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स पे आप z की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, जिन पे z होता है मैक्सिमम मिलता है आपको। आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्लेम कर देते हो, यही तरीका है। आप इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, बेस्ट पॉसिबल वे में मैंने इसको शो किया हुआ है, और सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं, सारे पॉइंट्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से आप समझ सकते हैं। फिर आगे देखिए, आगे आइए। पॉइंट A पे हमने मैक्सिमम z की वैल्यू रख ली। A क्या था आपका 0 0 0 0, A नहीं सॉरी z। O पॉइंट की वैल्यू क्या थी 0 0, तो यहाँ पर z की वैल्यू 0। A पर 7/2 निकला 3.5। B पॉइंट पर, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 14/3, इस पर z की वैल्यू आ गई 9.33।
ठीक है। हेंस द ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है आपका है, जिस पे मैक्सिमम मिल रहा है वही होगा। 9.33 हाईएस्ट है, तो मतलब बी पॉइंट आपका, जी बी पॉइंट है आपका, इस पर आपको मैक्सिमम जेड मिल रहा है, ये लिख दिया मैंने। बट हमारी प्रॉब्लम अभी ऑप्टिमम सोल्यूशन तो मिल गया, बट हमारी जो प्रॉब्लम थी कि दैट शुड बी इंटीजर, वो सॉल्व नहीं हुई। अब इसके आगे हम जो काम करेंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट करने का करेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप देखेंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक तो ज़ीरो है और दूसरा इंटीजर है। तो जो एक तो इंटीजर है 0 और दूसरा फ्रैक्शनल है, तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सुधार की ज़रूरत है वो इसको है, तो इसी को पकड़ेंगे हम। कैसे रखेंगे इसको? ये x2 की वैल्यू है, लेट x2 इज इक्वल्स टू 14/3। और 14/3 जो वैल्यू है वो किससे किसके बीच की है? 4 से लेके 5 के बीच की है। अगर आप इसको मिक्स इंटीजर में कन्वर्ट करें, अगर आप इसको मिक्स इंटीजर में कन्वर्ट करें, x2 को, x2 की वैल्यू आपके पास है 14/3, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू है? 4 3 12 2। तो आपका जो ये 0 1 2 3 4 और 5 है, ये नंबर कहाँ लाई करेगा? इस रेंज में। तो अंडरस्टूड है कि इससे इसके बीच, मतलब या तो इधर के 4 मिलेगा या आपको 5 मिलेगा, ठीक है। इन दोनों पे में से किस पे शिफ्ट होगा ताकि रिजल्ट आपका ऑप्टिमम रहे, इस चीज़ का मैथमेटिकल प्रोसीजर है सारा ये ब्रांच एंड बाउंड। तो देखिए x2 आपका 4 to 5 लाई करेगा, तो अब यहाँ से ब्रेक हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। अब जब आपने प्रॉब्लम को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो ये कैसे ब्रेक होगी ये प्रॉब्लम? इस तरीके से। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि x2 या तो 4 से इधर होगा, ठीक है। आपके पास ये है 4 to 5, ठीक है। ये x2 की वैल्यू है, तो x2 या तो 4 के इधर या 4 के बराबर होगा, तो इसमें ये सारी रेंज आ गई। या x2 जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा, मिडिल में नहीं हो सकता, ठीक है। x2 मिडिल में नहीं हो सकता। बस ये आपकी 2 सेपरेट प्रॉब्लम्स आपने क्रिएट कर ली, x2 लेस देन इक्वल टू 4 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्योंकि बीच में आ गया तो फ्रैक्शनल में हो गया ना, वही तो चीज़ हम दूर कर रहे हैं। तो इस पार्ट को हटाने के लिए हमने ये 2 सब प्रॉब्लम बना ली। देखिए 2 सब प्रॉब्लम बना ली, तो एक को मैंने नाम दिया सब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ए, और दूसरे को नाम दिया मैंने सब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बी। अब क्या होगा, जो आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, क्या थी आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम? ये मैक्सिमाइज जेड और ये 12 और 14 वाला रिस्ट्रिक्शन। इसमें जो है ये तीसरा रिस्ट्रिक्शन ऐड हो जाएगा। एक बार ये एक सब प्रॉब्लम में ये, और दूसरी सब प्रॉब्लम में ये। देखिए एक में ऐड हो जाएगा x2 लेस देन 4 और एक में ऐड हो जाएगा x2 ग्रेटर देन 5। देख लीजिए आप यहाँ पर z यहाँ पर भी वही है, वहाँ पर भी वही है जो मेन प्रॉब्लम में था। ये दोनों रिस्ट्रिक्शन जो मेन प्रॉब्लम के थे वो यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। इसमें एक ये ऐड हो गया x2 लेस देन इक्वल टू 4, और इसमें ये x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वाला ऐड हो गया, ठीक है। अब आपका फिर इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। ये इम्पोर्टेंट मतलब अभी ये 2 LPP हो गई ग्राफिकल, इन दोनों को ग्राफिकल से सॉल्व करो। इन दोनों को अब आप ग्राफिकल से सॉल्व करेंगे। देखिए ग्राफिकल से मैंने इसको सॉल्व किया। ये लाइन फिर से ड्रॉ होगी, वही 6 और 12 वाली। ये लाइन फिर से ड्रॉ, ये काम आपको रिपीट में नहीं करना है, जो सेम था उधर से कॉपी होगा, बट ये फिर से आपको बनाना है, ये ज़रूर आपको करना है। जो नई लाइन तो सिर्फ एक यही ड्रॉ होगी x2 इक्वल टू 4, ठीक है। बाकी दोनों पुरानी लाइन होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नया ग्राफ बनाना है, बनाओगे आप नया, बट पुराना ही रिपीट बनाओगे। तो इतना दिखने में लेंथी काम है कि आपने 3 ग्राफ बना लिए। 3 ग्राफ नहीं बनाया, पहला ही ग्राफ बनाया है, उसी को फिर से यहाँ पर और यहाँ पे बनेगा। देखिए 6 और 12 पॉइंट जोड़ दिया,
ये आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट था जो जोड़ दिया। सेम यहाँ पर भी जो आपका ये 0 और 14/3 वाला पॉइंट था, देखो उसको और इसको ऐड किया है। यहाँ पर भी आपने ये लाइन तो ड्रॉ करनी ही करनी है, ये दो। तो जो नई लाइन एक ड्रॉ होगी वो यहाँ पर ये वाली होगी और यहाँ पर ये वाली होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने ड्रॉ किया x2 <= 4 में। ये जब आप ग्राफिकल में ड्रॉ करोगे तो x2 = 4 की तरह ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये रहा आपका 4। ये देखिए ये आपका 4 है और जो वो पॉइंट था पहले वाला वो 4 से कुछ ज़्यादा था, 14/3 था ना, तो मतलब इस पॉइंट से नीचे आएगा और इधर ड्रॉ करोगे तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, 5 के पास। ये रही x2 = 5 वाली लाइन, जिसमें मैंने लिख दिया कि x2 > 5 और इस पे मैंने लिख दिया x2 <= 4 और नीचे की तरफ एरो का निशान लगा दिया, इधर ऊपर एरो की तरफ निशान लगा दिया। ठीक है, ये दोनों मैंने ग्राफिकली इसी पिक्चर में ऐड कर दिए हैं। कौन सी दो लाइन कर दी? एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें ऊपर की तरफ, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जो कहेगा वही आप करोगे, और इधर मैंने नीचे की तरफ कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद में आपने फिर इसको ये तो नीचे की तरफ कह रहा था, तो ये आपका अभी भी फिजिबल रीजन हो गया सेम। ठीक है, थोड़ा सा वो पॉइंट था ना जो 14/3 वाला, वो बाहर चला गया अब। ठीक है, अभी आप ये देखिए यहाँ पे O, ये A, जिसको आपने यहाँ पे B पॉइंट बोला था ना, जिसको आपने यहाँ पे B पॉइंट बोला था 14/3, वो B पॉइंट यहाँ से एग्जिट हो गया है, क्योंकि वो B पॉइंट था 14/3 जो 4 से ज़्यादा था, बट ये रिस्ट्रिक्शन x2 = 4 पे ही नीचे खिसक गया। तो ये वाले जो दो पॉइंट है ना, O, A, C और D, O, A, C, D, ये आपके फिजिबल रीजन हो गया है A से नीचे खिसक के। ठीक है, तो अपन जो निकालेंगे वैल्यूज Z की, O, A, C, D पे निकालेंगे। O पे निकाली तो 0, A पे निकाली तो ये, C पे निकाली तो 8.5, D पे निकाली तो 8। ठीक है, अब इधर आ जाइए। सब प्रॉब्लम B सॉल्व करी हमने। सब प्रॉब्लम B में x2 = 5 का ये ऊपर की तरफ कर दिया, तो ये इक्वेशन तो कह रही है डाउनवर्ड्स, ये इक्वेशन कह रही है डाउनवर्ड्स, ये इक्वेशन कह रही है अपवर्ड्स, तो कोई फिजिबल रीजन ही नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? दिस LPP हैज़ नो फिजिबल सोल्यूशन, क्योंकि फिजिबल रीजन ही नहीं मिला। तो आपको इसको तो यहीं ड्रॉप करना पड़ेगा। अब आपके पास ये अकेली एक प्रॉब्लम रह गई, इसी को एनालिसिस करोगे आप। इसको एनालिसिस कैसे करोगे? ये 0, इसमें पहले तो सबसे वो छांट लीजिए जिसमें मैक्सिमम मिल रहा है। इस पे मिल रहा है 8.5, इस पे मिल रहा है 8। 8.5 हाईएस्ट तो मिल गया, पर इसमें फिर फ्रैक्शनल आ गया। अब की बार फ्रैक्शनल वैल्यू x1 की आ रही है, x2 तो करेक्ट हो गया। अब हम x1 को करेंगे, और क्या करेंगे? x1 को कैसे करेंगे? सेम, द ऑप्टिमम सॉल्यूशन एट द पॉइंट c = half 4 is 17/2. This solution is not integer value, therefore we divide given LPP into sub LPPs. फिर से 2 सब LPP में बांट लेंगे। क्या प्रॉब्लम है? x1 हाफ आ रहा है, तो हाफ आ रहा है तो वो 0 या 1 पे शिफ्ट होगा, और कहाँ होगा? क्योंकि x1 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। या तो x1 0 या उससे और छोटा है, या x1 उससे और बड़ा या बराबर है। 0 और 1 के बीच वैल्यू नहीं ले सकता, फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो बस इसी LPP में, इस LPP में, क्योंकि इससे कैरी फॉरवर्ड हुई है ना, अब आप ये यहीं पे छूट जाएगी। ये इसके सोल्यूशन है, तो इसमें ये 3 तो पहले से थे ही। अब ये चौथा, ये वाला एक तरफ ये और एक तरफ ये जुड़ करके फिर से 2 सब LPP में डिवाइड हो जाएगा, और फिर से आप फिर से सॉल्व करोगे। ठीक है, आपने सब LPP A और B तो यूज़ कर लिए थे, अब आप LPP C और D यूज़ करेंगे।
सी देखो, पहला जेड वो का वही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। पहला रिस्ट्रिक्शन, दूसरा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तीसरा रिस्ट्रिक्शन था जो x2 इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। क्यों, ये कहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है, तो यहाँ तक तो ये तीन चीज़ें सेम रहेंगी LPP C और D में, ठीक है। तो C और D आपने डिवाइड कर ली, तो अब एक रिस्ट्रिक्शन इधर तो जुड़ जाएगा x1 लेस देन इक्वल टू 0 और इधर जुड़ जाएगा x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर से इनके दो डायग्राम्स बनेंगे, ठीक है। ये सब आ गई, आपने सब LPP इसमें भी डिवाइड कर दी, इसमें डिवाइड कर दी। अब ये देखो, ये प्रॉब्लम तो सेम रहेगी, x2 इज लेस देन इक्वल टू 4 वाला इधर भी है, इधर भी है। नई लाइन बनेगी बस ये वाली, ये दोनों। इधर तो x1 ग्रेटर देन 0 वाली बनेगी, x1 लेस देन 0 वाली। इधर आ गया साइन, इधर आने से पता चल रहा है कि कोई अब कॉमन रीजन ही नहीं मिलेगा, तो नो सोल्यूशन, इसको यहीं छोड़ दोगे आप। फिर इधर आओगे आप, इधर ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सीधी सी बात है, ठीक है। इधर आपने ये x1 ग्रेटर देन 1 वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ठीक है। आपने ये x1 इज इक्वल्स टू 1, x1 इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ये रही, देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है x1 इक्वल टू 1 वाली, और इस पे साइन लगा दिया कि ये ग्रेटर की तरफ है, तो आपका जो फिजिबल रीजन है ये बन गया, ठीक है। फिजिबल रीजन में आपके कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, इस नए पॉइंट को आप E बोल दो, इसको आपने F बोल दिया, ये A तो आपका था ही, तो AEF इनके कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, ठीक है, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग Z ये आ गया। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आप क्या देखा, A पे 3.5 मिल रहा है, E पे 1 और F पे 7.3। तो इस तरीके से तो आप फिजिबल सॉल्यूशन से और दूर हो गए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आप वापस जाएंगे पीछे। आप मैक्सिमम आपको मिल चुका था 8.5, ये अब आपको देखते भी रहना है पीछे, मैक्सिमम आपको मिल गया था 8.5। इसको जब इस प्रॉब्लम को आपने दो सब LPP में डिवाइड किया तो आप इम्प्रूव होने के बजाय नीचे और चले गए, तो आप इसके आगे ना जा कर के आप वापस पीछे जाएंगे। पीछे जा कर के देखेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन दिखेगा कि आपने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की तो आप 7.5 पे पहुंच गए। तो इसके जस्ट जो नीचे वाला सॉल्यूशन था ना भाई, 8.5 से नज़दीक कौन था, 8 था। इस पे जाओगे तो 3.5 से अच्छा बेटर ऑप्शन तो ये है, तो इसको आप आपका डिसीजन कंसीडर करोगे, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ये देखिए आप, जो आपका प्रॉब्लम नंबर 10 है उसका आंसर है x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 4 एंड मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 8। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करनी है। इसमें मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है, एनालिटिकल स्किल्स हैं आपकी कि मैं बेस्ट क्या प्रोवाइड करा सकती हूँ। क्लियर है, यही इसका कोर आइडिया है कि आप बेस्ट क्या प्रोवाइड करा सकते हैं एज अ डिसीजन। आप आगे गए, आपको रिजल्ट इम्प्रूव होने की बजाय बेकार होता हुआ नज़र आया, तो आपको अपनी पुरानी डिसीजन पॉलिसी पे आ जाना चाहिए, क्योंकि एक सोल्यूशन तो आपको ये मिला हुआ है ना, यहाँ पर भी है, आप इसको नहीं कंसिडर कर सकते। इससे बेटर आपको ये मिला हुआ है 9.33, बट ये फ्रैक्शनल वैल्यू ले रहा है, तो आप इसको नहीं कंसिडर। आपको एक तो सेट ये मिला था सॉल्यूशंस का फर्स्ट ग्राफिकल में, दूसरा सेट आपको इसमें मिला था, ये तो नो फिजिबल हो ही गया था। जब आपने इसको ब्रेक किया तो आपको ये दो सॉल्यूशन मिले, इसमें नो फिजिबल हो गया और इसमें तो आपको इम्प्रूव होने के बजाय आप डिमोट और हो गए। तो आप इसको भी ड्रॉप करोगे और आप चूज करोगे इसको। क्लियर है, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं था दिख रहा है। बाकी आप जो बुक के एग्जाम्पल्स करेंगे वो बहुत ही आसान है, क्लियर कट, आपको पीछे नहीं आना पड़ेगा, सीधे से जहाँ जहाँ आप चलेंगे
प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई आपको दिखाई देगी। जैसे देखिए आपकी जो बुक का एग्जाम्पल है ये, इसमें आपने इसने ग्राफिकल से सॉल्व कर लिया। ये फिजिबल रीजन है, ये आपके पॉइंट्स हैं। इसमें जो भी हाईएस्ट है उसको इन्होंने 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 2 सब प्रॉब्लम्स में जैसे डिवाइड किया, यहीं पर आपको एक आंसर मिल गया। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 में देखो, ये प्रॉब्लम है आपकी। फर्स्ट डायग्राम बनाया, ये फिजिबल रीजन निकला। इसकी 2 सब प्रॉब्लम्स बनाई, ये दोनों सब प्रॉब्लम्स के डायग्राम्स बनाए। इसमें नो फिजिबल आ गया और इसमें फिजिबल जो आया इसको कैलकुलेट करने पर देखो, इसको कैलकुलेट किया तो 2 प्रॉब्लम बनी। एक का नो फिजिबल सॉल्यूशन था, दूसरे से आपको आंसर ऑब्टेन हो गया। आपको पीछे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक इस प्रॉब्लम का नाम है। ये एग्जाम में आती है आपके और आराम से सॉल्व हो जाती है। इजी क्वेश्चन है। ग्राफ्स बनते हुए ज़रूर बहुत सारे नज़र आते हैं, बट वो रिपीटेटिव ग्राफ्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़िए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अपने कैसे भी करके मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा कि मेथड समझने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।